ओके सो अब हम बात करेंगे एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको कि हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो हमने फोर्स पढ़ लिया कि भैया हाँ फोर्स लगता है मतलब फोर्स लगेगा तो मोशन होगा ही, ठीक है। तो फोर्स हाँ डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि वो मोशन हमको विजिबल हो रहा कि नहीं हो रहा है। अगर फोर्स बहुत ज्यादा है तो उसके कारण जो एसिलरेशन आएगा वो विजिबल होगा हमको, ठीक है। हमको दिखेगा नहीं, भले ही नहीं दिखेगा। अगर फोर्स बहुत कम है, जैसे दो ऑब्जेक्ट, जैसे हम है, हमारी टेबल है, हमारा पलंग है, हमारा जो हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, तो ये क्यों नहीं दिखता कि यार हमारी ओर मोशन कर रहे हैं, हम उनकी ओर मोशन कर रहे हैं? क्योंकि हमारे बीच में हमारा मासेस बहुत कम है। इस कारण जो हमारा जो फोर्स रहता है, फोर्स बहुत कम रहता है, बहुत ही ज्यादा मतलब नेग्लिजिबल फोर्स रहता है, जिसके कारण की मोशन नजर नहीं आता, एसिलरेशन नजर नहीं आता, ठीक है। अब तो ये देख लिया हमने। उसके बाद हम बात करेंगे एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब क्या कि जो अर्थ के कारण, भैया स्टोन है, वो एप्पल जो गिरा था, तो ये सब का मोशन हमको नजर आया था। क्यों आया था? क्योंकि वहां पे फोर्स बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ का मास, हम एप्पल के मास की बात नहीं कर रहे हैं, वो स्टोन की मास की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे मास है, ठीक है। बाकी जो अर्थ है, अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा मास है, इतना बड़ा मास है जिसके कारण जो फोर्स आ रहा है वो विजिबल हो रहा है, ओके। उसके कारण जो मोशन आ रहा है फोर्स के कारण, वो विजिबल हो रहा है, ठीक। तो अब क्या, तो इसकी वैल्यू क्या होती होगी, जो अर्थ लगा रहा है उसकी वैल्यू क्या होती होगी, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम बात करेंगे फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल मतलब क्या होता है कि जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जो फेदर होता है, ठीक है, पंख जो रहता है, और एक कॉइन ले लो, ओके। सो सेम हाइट से उनको छोड़ो, उनको ड्रॉप करो, तो क्या लगता है कि जो एक फेदर है और एक कॉइन है, इनको छोड़ा आपने, तो क्या लगता है ये साथ में नीचे पहुंचेंगे क्या? मतलब क्या कि अगर साथ में नीचे पहुंच रहे हैं, अपन क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर साथ में नीचे पहुंचते हैं तो हमको समझ में आएगा कि हाँ इन पर फोर्स बराबर लग रहा है, इन पर मतलब मासेस पर इनके डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये फोर्स किस तरीके से। तो देखो मतलब हो क्या रहा है कि अर्थ जो है, अर्थ के सामने दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अर्थ के सामने एक कॉइन भी है, अर्थ के सामने एक फेदर भी है। बाकी जो फेदर है और कॉइन है, इनके मासेस अर्थ के सामने नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा है। तो इनके कारण फोर्स में, दोनों के फोर्स में कोई भी एकदम माइनर सा डिफरेंस आने वाला है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा जिसके कारण हमको कुछ और ही रिएक्शंस देखने को मिल जाए, कोई और रिजल्ट देखने को मिल जाए, ओके। तो क्योंकि ये जो हमारा एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू अधिकतर सभी के लिए सेम ही रहती है, क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ का मास तो फिक्स है, क्योंकि जो फॉर्मूला आएगा F = Gm1m2/r², तो जो इसमें एक m रहेगा, एक मास जो रहेगा कैपिटल M जिसको बोलते हैं हम, जो कि अर्थ का रहेगा, वो हमेशा फिक्स रहेगा। बाकी जो एक स्मॉल m आएगा, जैसे हमारा फॉर्मूला है F = Gm/r²। देखो अब एक बात, ये r² मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट। अब भैया फेदर अपन यहीं से छोड़ रहे हैं, कॉइन यहीं से छोड़ रहे हैं, तो यहां से जो अर्थ के सेंटर तक की डिस्टेंस रहेगी वो दोनों में सेम है, ओके। m सेम है, क्यों? क्योंकि अर्थ का जो मास है वो दोनों में अर्थ का मास है, क्योंकि दोनों पे हम अलग अलग बात कर रहे हैं, ओके। अब ये जो m है, स्मॉल m, ये क्या है कि कॉइन का है या फिर फेदर का है, दोनों अलग अलग कंडीशन में, तो ये इतना अफेक्ट इस पूरे को नहीं करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स है, और ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ये इसके सामने, इसके कंपेरिजन में बहुत बड़ी वैल्यू है, तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। फोर्स में हम फोर्स की बात करें, क्योंकि जितना फोर्स होगा उतना एसिलरेशन आएगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए, तो अब हमने फेदर लिया और कॉइन लिया, छोड़ा अपन ने, तो अपने को 100% अपने को ये पता है, डेली लाइफ से हमने ये फील किया है कि ये फेदर जो है ऐसा ऐसा जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे जाएगा, और कॉइन सबसे जाएगा नीचे, ठीक। तो क्या हो रहा है कि कॉइन सर जल्दी पहुंच रहा है, फेदर लेट पहुंच रहा है। पर इसमें इस पर क्या है कि 2-3 साइंटिस्ट ने, जो न्यूटन रहे, रॉबर्ट रहे, उसके बाद और थे, ठीक है, तो गैलीलियो भी थे शायद, हाँ। तो इन्होंने क्या किया, रिसर्च करी, और उसके बाद इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब फोर्स दोनों पर इक्वल ही लग रहा है। मतलब एसिलरेशन मतलब क्या कि दोनों साथ में ही नीचे पहुंचेंगे। अगर आपने सेम हाइट से फेंका है, सेम हाइट से फेंका नहीं है, सॉरी सेम हाइट से फेंका नहीं, सेम हाइट से छोड़ा है। फ्री फॉल की बात कर रहे हैं हम। फ्री फॉल में हमेशा याद रखना है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जो भी है ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके कारण कि वो नीचे जा रहा है। फ्री फॉल में कभी भी कोई एक्सटर्नल या कोई भी दूसरा फोर्स नहीं लगता है, ठीक। तो हम एक सेम हाइट से उसको अगर छोड़ रहे हैं, सेम हाइट से हमने उसको छोड़ा, ना कि फेंका, ठीक है, सेम हाइट से हमने छोड़ा, तो फेदर जो है वो ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब टाइम लगा रहा है। मतलब क्या कि हम बोल सकते हैं, हम ऐसा, मतलब कोई साइंटिस्ट ने ऐसा बोला था कि नहीं, वो मासेस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए फेदर जा रहा
रहा, नहीं ऐसा नहीं है कि देखो एयर रेजिस्टेंस नाम की चीज होती है, ठीक है। तो एयर रेजिस्टेंस नाम की चीज होती है, तो जो कॉइन है हमारा उसका एरिया कम है और जो फेदर है उसका एरिया ज्यादा है, तो उस पर एयर का रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा, जिसके कारण वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। और जो कॉइन है उस पे एयर का रेजिस्टेंस कम लगेगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है, तो वो सीधे जाएगा, वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो इससे मासेस का कोई लेना देना नहीं है, यहां पे एयर रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ये बात आप क्लियर रखना। तो यहां से कंक्लूजन क्या रहेगा कि अगर आप एक वैक्यूम ले लेते हो, वैक्यूम में दोनों को छोड़ते हो, तो 100% दोनों बराबर साथ में नीचे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जी जो फोर्स लग रहा है उन पे वो सेम लग रहा है और एक्सीलरेशन जो हो रहा है उनका वो भी सेम ही होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो ये मैटर कर रहा है कि यहां पे अगर वैक्यूम ले लेते हो, वैक्यूम में जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो दोनों साथ में पहुंचे, तो कंक्लूजन यही है कि कोई भी मासेस हो, अगर उनको आप फ्री फॉल करते हो एक सेम हाइट से, तो वो साथ में नीचे पहुंचेंगे। मतलब उनके लिए जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन आ रहा है वो सेम आ रहा है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो अब हम इसकी वैल्यू पे बात करने वाले हैं। चलिए, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, चलो इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। अब आप देख लो क्या हो रहा है कि फोर्स इज इक्वल्स टू जी एम, यार ये भूल जाता हूं, कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। क्लियर? ये फॉर्मूला है। और फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, ये हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। तो एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन निकालना है हमको, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन को एक तरफ करना पड़ेगा। एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। समझ में आ रही बात? तो ध्यान रखो पहली बात तो ये कि सर मैंने फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो ये जो मास है ये ऑब्जेक्ट का है, उस कॉइन का या उस फेदर का है, ठीक है, ना कि ये अर्थ का है। हमने कैपिटल एम नहीं लिखा, ये स्मॉल एम है, ठीक। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स की वैल्यू जब यहां पे रखेंगे हम, तो क्या आ रहा है देखो, एक्सीलरेशन, ये फोर्स की वैल्यू रख दो जी एम बाय आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, स्मॉल एम है। क्लियर हो रही बात? स्मॉल एम में अपन अपॉन में, तो ये जो रहता है ना ये कट गया। तो यहां से आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि ये नेग्लिजिबल रहता है इनके मासेस पर, जबकि ये जो एक्सीलरेशन है ये इनके मासेस पर डिपेंड करता ही नहीं है, इनके मासेस पर डिपेंड करता ही नहीं। और इसी एक्सीलरेशन को हम अपना स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल जी इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर। तो याद रखना कि अर्थ के कारण जो एक्सीलरेशन आ रहा है, जिसको कि हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है जी एम बाय आर स्क्वायर। मतलब क्या कि वो ये कांस्टेंट है, ये हमेशा फिक्स रहेगी। जो अपना जो मास ऑफ अर्थ है वो हमेशा फिक्स रहेगी। तो सिर्फ डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, अर्थ की सेंटर से उस ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। तो जो इसके स्मॉल है वो उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करेगा ही नहीं, ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। तो जी एम बाय आर स्क्वायर, इज इट क्लियर? हाँ जी क्लियर। चलिए, तो ये क्या हो रहा है अब बात करते हैं इस डिस्टेंस की। तो ये डिस्टेंस की बात अगर हम करें तो ये डिस्टेंस जो है अर्थ की जो रेडियस होती है वो रहती है 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये होती है इसकी रेडियस। तो ये रेडियस जो है, ठीक है, जो अर्थ की रेडियस जो है वहां तक अगर देखा जाए, और उससे अब जैसे अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम मैंने बोला कि सर जैसे ये इस पर डिपेंड करेगी रेडियस पर, तो रेडियस से इतना अफेक्ट नहीं होगा। कहां तक? कुछ दूरी तक अफेक्ट नहीं होगा। अगर हाँ बहुत ऊपर चले जाते हैं अपन, ठीक है, बहुत ऊपर चले जाते हैं, तब हमारी जी की वैल्यू चेंज होती है। जी की वैल्यू चेंज कैसे होगी कि जब आर बढ़ेगा तब हमारा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। मतलब आर का बढ़ना मतलब ये अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट दूर जाएगा, ये अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट दूर जाएगा, मतलब आर बढ़ेगा, आर बढ़ा तो हमारा जी की वैल्यू कम होगी। मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएगा, वैसे वैसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी। और जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा उसकी रेडियस कम होते जाएगी, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता जाएगा। तो इसकी एक वैल्यू निकाली जाए, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। तो जो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 6.7 इंटू 10⁻⁻11। उसके बाद हमारा कैपिटल एम मतलब मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ है 6 इंटू 10⁻24
किलोग्राम, ठीक है। और हमारी जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस मतलब क्या कि हम इसकी डिस्टेंस ले रहे हैं, किसकी, ये अर्थ है हमारी, अर्थ के सेंटर से जो ये रेडियस, अर्थ की जो रेडियस आएगी, जो अर्थ एक स्फीयर है तो अर्थ की जो रेडियस है उसकी हम ले लेते हैं, अर्थ की रेडियस जो है वो है हमारी 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर्स, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहीं कहीं होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है नेग्लिजिबल है इसके कंपेयर में, ठीक। तो यहां पे सेम रहेगा थोड़ी बहुत हाइट तक, अगर ज्यादा हाइट जाती है तो फिर चेंज होगा, तो हम यहाँ थोड़ी बहुत हाइट तक का या फिर हम अर्थ की सरफेस तक का बोल सकते हैं। अर्थ की सरफेस जो हम स्टोन देखते हैं, जो हमें एप्पल दिखते हैं, तो ये ज्यादा हाइट पे नहीं जाते, उतनी हाइट पे उतनी हाइट से ये फॉल होते हैं, फ्री फॉल होते हैं, जो हमारी बिल्डिंग से रहती है, जहां से हम पत्थर को छोड़ेंगे तो वो इतना हाइट इतनी ज्यादा नहीं होती उनकी, जिसके कारण कि इसके कंपैरिजन में वो बहुत छोटी हाइट रहती है, तो दिक्कत नहीं है, वो नेग्लिजिबल रहती है, ठीक है। तो जिसके कारण कि वो अफेक्ट नहीं होगा और हमारा जी की वैल्यू सेम रहेगी, चाहे आप अर्थ की सरफेस से बात कर लो, अर्थ की सरफेस या फिर वो बिल्डिंग पे खड़े होकर आप बात कर लो, तो हमारा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका एसिलरेशन आपको देखने को मिला, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जो एसिलरेशन आया वो आया 9.8 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इतना आया, इसको अप्रोक्सीमेट 10 भी लिया जाता है बहुत सारे क्वेश्चंस को, मतलब इजी करने के लिए, सॉल्यूशन को इजी करने के लिए वो 10 मीटर पर सेकेंड भी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि याद रखना, जो कि मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो दो फॉर्मूले अभी तक हमने सीखे हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है, एम मतलब कैपिटल एम स्मॉल एम, ठीक है। और दूसरा हमने देखा एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें स्मॉल एम नहीं आया, इसमें आया है, मतलब फोर्स जो है वो मासेस पर डिपेंड करेगा, बट एसिलरेशन के केस में वो सिर्फ अगर अर्थ की बात हो रही है तो वहां पे, क्योंकि हम ये जी स्मॉल जी जो है वो एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, अर्थ के कारण जो लग रहा है ठीक। तो ये बात ध्यान रखना कि इसमें मास पर डिपेंड नहीं करेगा, बस जो बड़ा मास है हमारा अर्थ है, अर्थ के कारण, अर्थ का जो मास है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, उसके कारण उसके सामने जो ऑब्जेक्ट है उसका मास नेग्लिजिबल है, इस कारण उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा। और हमने फॉर्मूले में मैथमेटिकली भी देख लिया कि वो कैंसल आउट हो रहा है, मतलब उस पर डिपेंड करेगा ही नहीं, ओके। सो ये होती हमारी 9.1 ये एक वैल्यू होती है। जब जब ये हम अर्थ के बहुत अबव जाते जाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यू कम होते जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है स्मॉल जी का और आर का, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये जी की वैल्यू कम होती जाएगी। और अप्रॉक्सीमेट इसको 10 भी लिया जाता है, 10 जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं उनको इजी करने के लिए। तो ये होता है हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।